हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महा सीरीज में। तो एनसीईआरटी क्लास 7th हिस्ट्री की इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम अध्याय 3 दिल्ली के सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इतने सारे फैक्ट हैं, इतने सारे क्वेश्चंस बनेंगे कि ये आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि आपने छोड़ दिया तो फिर आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक आप बने रहिए और हम यहाँ पर उन्हीं फैक्टों को लेकर के चलेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। बाकी जो हमारा लायक नहीं रहेंगे, जो एग्जाम में नहीं आएंगे, वहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम मतलब कोशिश करेंगे कि कम टाइम में इस एनसीईआरटी को ख़त्म कर ले। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। ठीक है, ये तो हमने देख लिया था, लास्ट वाले जो पिछला वीडियो था उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से हमने देखा था। बाकी आपको ये सब ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर क्या लिखा है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। बस यहाँ पर आपको एक फैक्ट याद रखनी है कि दिल्ली जो है वो महत्वपूर्ण शहर कब बना था। तो यहाँ से बस आपको इतना ही फैक्ट लगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो दिल्ली महत्वपूर्ण शहर कब बना था। ठीक है, तो ध्यान देंगे ये बना था 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में। ठीक है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ 12 है ना, तो यूपीएससी क्या करता है कि इसको 13 कर देगा। यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, अगर कॉन्सेप्ट बेस पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो वे ऐसी चीज़ों को चेंज करते हैं क्योंकि सभी को पता है ये शताब्दी, तो इसमें क्या चेंज करेंगे, वो चेंज तो यही करेंगे ना कि कौन सी सदी में आया है तो उसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो ध्यान देना आपको कि 12वीं शताब्दी में दिल्ली महत्वपूर्ण शहर बना था। ये आप छोड़ दीजिए, तालिका 1-1 वो तो देख ही लेंगे, आएगा तो। फिर यहाँ से देखते हैं हम कि 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। तो चौहानों को चाहमान नाम से जाना जाता है। ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया था। बस यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ तो तोमरों को किसने परास्त किया, किसने परास्त किया, तो वो किया चौहानों ने, चौहानों या चाहमानों, दोनों में से कोई नाम दे, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, फिर है कि तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। तो ध्यान देंगे यहाँ पर केवल तोमरों या केवल चौहान कर देगा। आपको ध्यान रखना है कि तोमर भी हैं और चौहान भी हैं और इन्हीं के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ तो दिल्ली ऐसे शॉर्ट नोट्स आप बना दीजिएगा अपने कॉपी पे। दिल्ली किसके राज्यकाल में वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। तो ध्यान देंगे दोनों ही थे, तोमर भी थे और चौहान भी थे। ठीक है, ऑप्शनल, जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है वो क्या करेंगे कि वहाँ पर दे देगा एक महत्वपूर्ण केंद्र, सल्तनत कालीन एक महत्वपूर्ण केंद्र। ठीक है, और वहाँ पर जो आपका मैप होता है, जैसे भी मैप बनता है, मुझे मैप बनाने तो नहीं आता सही से। ठीक है, तो मान लीजिए इस तरीके से आपका मैप है, तो यहाँ पर आपको दिखा देगा। ठीक है, तो वहाँ पर दे देगा और बता देगा, लिख देगा, जैसे 1 नंबर पे देगा या 2 नंबर पे देगा और वहाँ पर लिख देगा एक महत्वपूर्ण केंद्र। तो अगर ये लोकेशन आपको याद रहेगा तो ही तो आप लिख सकते हैं ना इसके बारे में। तो आप इसको ध्यान देंगे, ऑप्शनल मैपिंग, जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है वो मैपिंग के लिए इसको ध्यान देंगे। फिर है कि इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे। तो ध्यान देंगे यहाँ पर जैन व्यापारी रहते थे, यहाँ पर बौद्ध कर देगा। तो ध्यान देना, यहाँ पर जैन व्यापारी के बारे में बात की जा रही है जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्दावली दी गई है यहाँ पे, जिससे क्वेश्चंस बनता है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो,
चाहे यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। इस तरीके की शब्दावली केवल एनसीईआरटी में ही देखने को मिलती है। अगर बताइए कोई बच्चा एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, अगर ये शब्द उठा करके दे दे तो क्या वो अनुमान लगा पाएगा कि ये एक सिक्का था? तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़नी बहुत ही ज़रूरी होती है। मान लीजिए कि अगर आपने अच्छे तरीके से एनसीईआरटी पढ़ लिया, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि केवल हिस्ट्री का, सारे सब्जेक्टों का, तो आधा एग्ज़ाम तो आपका ऐसे ही क्लियर है। तो यहाँ पर मैं इसको कर देती हूँ कि देहलीवाल का संबंध किससे था? तो ये था सिक्का। ठीक है, वहाँ पर दे देगा कि प्राचीन काल में दिल्ली को ही देहलीवाल बोलते थे, तो सारे बच्चे यही कहेंगे कि हाँ दिल्ली है तो देहलीवाल ही बोलते होंगे। ठीक है, लेकिन जो एनसीईआरटी पढ़ा रहेगा वो समझ लेगा कि सिक्का होता था, क्योंकि 3 चीज़ ही देगा वो। या तो देगा कि दिल्ली का प्राचीन नाम, या दिल्ली में ऐसे बोलते, दिल्ली को सल्तनत काल में ऐसे बोलते थे, देहलीवाल बोलते थे, या फिर देगा एक प्रकार का कर था, या दे देगा एक प्रकार का सिक्का था। ठीक है, तो अब तीनों चीज़ ही आपको कन्फ्यूज कर देगा। तो ये आपको ध्यान रख के चलना है कि ये एक प्रकार का सिक्का था, ये सिक्का था। फिर है 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। अब देखिए क्या कितना बढ़िया यहाँ पर फैक्ट पूछा हुआ है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 13वीं शताब्दी में। ठीक है, तो ध्यान देंगे दिल्ली महत्वपूर्ण शहर कब बना था? अभी हम ऊपर ही देख के आ रहे हैं, वो बना था 12वीं शताब्दी में। लेकिन अगर आपसे पूछ लेगा कि दिल्ली सल्तनत का आरंभ कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 13वीं शताब्दी में। यहाँ आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, अपनी कॉपी पर लिख लेना है, खुद से क्वेश्चन बनाना है, और भी क्वेश्चन आप बनाइए कि और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं इससे। ठीक है, इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका कोई भी एग्ज़ाम रुकने वाला नहीं है। ठीक है, अब ये बीच में छोड़ दीजिए, इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण उपमहाद्वीप है, ये सब छोड़ दीजिए। ठीक है, ये तालिका वालिका सब आगे आ जाएगा, इसको हम देख लेंगे। अब यहाँ से सिर्फ एक फैक्ट और इम्पॉर्टेंट है कि दिल्ली शहर पाँच वंशों से मिलकर बना। 5 वंशों से मिलकर बना, सॉरी दिल्ली शहर बोल रही हूँ, दिल्ली सल्तनत 5 वंशों से मिलकर बना था। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि दिल्ली सल्तनत कितने राजवंशों से मिलकर बना? कितने राजवंशों से मिलकर बना था? तो ये बना था 5 राजवंशों से, 5 राजवंशों से। ठीक है, ये तो हो गया बीपीएससी, यूपीपीसीएस, हरियाणा पीसीएस, आरपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी। ठीक है, ट्रिपल एससी जो भी है पेट वगैरह का जो हो रहा है एग्ज़ाम, तो इसमें तो ये ऐसे बन जाएगा फैक्ट को लेकर के। ठीक है, लेकिन अगर यूपीएससी पूछेगा तो ये पूछेगा कि 5 राजवंशों में कौन कौन शामिल थे? निम्नलिखित में से कौन कौन से राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये जो राजवंश थे, एक तो था आपका तुर्की, ठीक है, दूसरा था आपका तुर्की हो गया, दूसरा था खिलजी, फिर था आपका तुगलक, फिर था आपका सैयद, और लास्ट में था आपका लोदी। तो ये ध्यान देंगे। ठीक है, इसमें से पूछ लेगा निम्न में से कौन सा दिल्ली की सल्तनत की स्थापना करने में शामिल था राजवंश, पूछ लेगा कि कौन नहीं था इसमें शामिल। ठीक है, 1-2 और डाल देगा बीच में किसी वंश को, और क्रम भी पूछ सकता है आपसे कि क्रमानुसार ये ऐसे कर देगा कि दिल्ली सल्तनत के, ये यूपीएससी पूछेगा, और कोई ठीक नहीं है
क्योंकि पीसीएस भी जो है, यूपी पीसीएस, अब वो भी काफ़ी हद तक इस चीज़ पे आ गया है, वो भी अब ऐसे ही क्वेश्चंस को पूछने लग गया है। पूछ लेगा आपसे कि दिल्ली सल्तनत के शासकों के वंश को क्रमानुसार लगाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बनेगा। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बिल्कुल ऐसे ही होगा। पहले हो जाएगा आपका तुर्की, ठीक है, फिर हो जाएगा आपका खिलजी, फिर हो जाएगा आपका तुगलक, फिर हो जाएगा आपका सैयद, और फिर हो जाएगा आपका लोदी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान में इस चीज को रखेंगे। फिर आते हैं कि जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहां इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर दहली कुहना, सिरी और जहांपनाह को पहचानिए। तो ये मैप भी इस लोकेशन को जो यहाँ पर दिया है उसे मैप में आप एक बार देख लेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये है। ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री ऑप्शनल वाले हो या ना हो, उन दोनों के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो दोनों ही दे देंगे। इस लोकेशन को देख लेंगे, क्योंकि जब भी हम अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आंसर को लिखेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें काम आएंगी। इस लोकेशन को हम दर्शा सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं दिल्ली के शासक। तो यहाँ पर तो देख लिया हमने, ये राजपूत वंश है ये, तो इसका भी आप एक बार क्रम देख लेंगे, क्रम। ठीक है, और इसका तो हमने देख ही लिया, तुर्की था, ठीक है, फिर खिलजी था, फिर तुगलक था, फिर सैयद था, और फिर लोदी था। तो इसको तो हमने देख लिया। बाकी ये शासक जो है, इसमें इन शासकों के क्रम को भी एक बार आप देख लेंगे, इन शासकों के क्रम को जिसमें दिया उसको देख लेंगे, बाकी आप छोड़ देंगे। ठीक है, पहला भी आप देख सकते हैं इसमें। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, पहला भी आप देख लेंगे इसमें। सब जो भी हैं ये पहले इनको आप देख लेंगे। फिर आते हैं दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है। अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य ये किस में आते हैं हमारे? ये आते हैं पुरातात्विक साक्ष्य में। ठीक है, फिर है कि मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख या तवारीख जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए हैं। इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है? तो ये बात कर रहा है साहित्यिक स्रोत का। ठीक है, ये तो पुरातात्विक स्रोत थे और ये साहित्यिक स्रोत का। बस यहाँ पर एक फैक्ट आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर एक शब्दावली दिया है तवारीख या तारीख। तो ये क्या होते थे? ये सल्तनत काल के लेखक होते थे जो अपने ग्रंथों को फारसी भाषा में लिखते थे, फारसी में लिखते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपका। एक तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि तवारीख का संबंध किससे होता था, तो ये लेखक होते थे, और दूसरा ये ध्यान रखेंगे कि जितने भी लिखे हैं ग्रंथों को वो उनका भाषा जो है वो फारसी है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं ये लिख रहा बैठ के, ये सब यही है, काम कर रहे हैं अपना, अलग अलग इन लोगों का काम है। फिर तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। तो ध्यान रखना आपको कि तवारीख क्या होते थे? प्रशासक भी होते थे, कवि भी होते थे, दरबारी भी होते थे। दरबारियों जैसे ये जो होते थे ना, ये सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। कौन? तो तवारीख, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर यूपीएससी लिख दे कि जो तवारीख होते थे वो केवल प्रशासन संबंधी सलाह देते थे,
ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना आपको कि ये ग्रंथ भी लिखते थे। तो अगर मैं यहाँ पर नोट कर दूँ इसको तो ये हो जाएगा त्वारिख, त्वारिख या तारीख। ये दोनों शब्द आपको कहीं भी आए तो ध्यान देना है कि ये क्या होते थे। एक तो ये सचिव होते थे, सचिव, ठीक है, या प्रशासक, या प्रशासक होते थे, या फिर कवि, ये कैसे दरबारी कवि, दरबारी कवि, और सुशिक्षित, सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, व्यक्ति होते थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सल्तनत काल की, सल्तनत कालीन, सल्तनत कालीन घटनाओं का वर्णन करते थे, वर्णन करते थे। तीसरा पॉइंट, शासन संचालन में भी, शासन संचालन में भी अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी, या कह सकते हैं शासन संचालन में भी योगदान देते थे। ठीक है, चौथा पॉइंट, चौथा यहीं पे नीचे दिया है, वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। तो वे न्याय संगत शासन पर बल देते थे। तो इतना निकल के आ रहा है न्याय संगत शासन के महत्व पर, शासन के महत्व पर बल देते थे। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही है। ठीक है, तो इसको कॉपी में ऐसे ही आप नोट डाउन करेंगे तो यहाँ से आप कुछ भी पूछे, कैसा भी क्वेश्चन बने, आपसे गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर अब आते हैं यहाँ पर देख लेते हैं पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण। अच्छा, ये दिया है पांडुलिपि को तैयार करने के लिए, तो इसको क्रम एक बार देख लेंगे आप। वैसे पूछेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी एक बार आप इसको देख लेंगे। अब यहाँ पर है न्यायचक। तो 13वीं सदी के इतिहासकार फ़ख्र ए मुदब्बिर, तो एक शब्दावली आपको यहाँ पर ये मिल गई कि फ़ख्र ए मुदब्बिर कौन होते थे। तो 13वीं सदी के इतिहासकार होते थे। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो फ़ख्र ए मुदब्बिर, फ़ख्र ए मुदब्बिर का संबंध किससे होता था। तो ये हो गया 13वीं सदी के इतिहासकार से, ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पे क्या है कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ना याद करने की ज़रूरत है, बस एक बार से नज़र से इसको निकाल लेंगे। फिर यहाँ है कि ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। तवारीख के लेखक नगरों, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये शहरों में रहते थे। ठीक है, गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनके ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। तो अब यहाँ पर देखिए, यानी सुल्तान इनके लेखन में केंद्र में होता था, तो इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि ये निष्पक्ष होकर के चीज़ें लिखते थे, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि जब कह रहा है खुद ही कि ढेर सारे इनाम इकराम पाने के लिए ये लिखते थे, तो बढ़ा चढ़ा करके उनकी प्रशंसा करते होंगे। तो यदि इस तवारीख के लेखक की अगर हम देखें सीमाएं देखें तो सीमाएं यही निकल के आती है, निष्पक्षता
का अभाव, दूसरा आम जनता का वर्णन नहीं करते थे, क्योंकि तो राजा के बारे में लिखते थे ढेर सारे इनाम पाने के लिए। आम जनता के बारे में लिखेंगे तो इनाम कहाँ से इनको मिलेगा? तो ये आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब ये चीज़ आपको इसमें लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन आप अंदाज लगा सकते हैं कि जब ये शासक के सुल्तानों के बारे में लिख रहे हैं तो ढेर सारे इनाम पा रहे हैं, तो आम जनता के बारे में कहाँ से लिखेंगे? यहाँ पर यूपीएससी ऐसा स्टेटमेंट दे दे तो क्या होगा? तो जब ये चीज़ आप ढंग से पढ़े रहेंगे और खुद लॉजिक लगाए हुए रहेंगे, तो अगर ये सेंटेंस देता है तो इसको भी आप सही कर ले जाएंगे। फिर है कि ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार, लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। भाई सारे लोग सहमत क्यों होंगे? एक तो आप कह रहे हो कि जन्मसिद्ध अधिकार हो, दूसरा कह रहे हो कि लिंग भेद पर आधारित हो, ठीक है, तो सभी लोग इसमें सहमत क्यों होंगे? तो यहाँ पर ध्यान रखना ये है कि जो तवारीख होते थे इनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे, ठीक है। अगर यहाँ पर हम इसको देखें, ये दो शब्द जो यहाँ पर दिया है, जन्मसिद्ध अधिकार और दूसरा लिंग भेद, इसको समझते हैं। तो जन्मसिद्ध अधिकार क्या होता है? जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को, कुलीन मतलब अमीर वर्ग, ठीक है, कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। अब बताइए, ठीक है। फिर दूसरा दिया है कि स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर, आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या दर्शा रहा है? पितृसत्तात्मक सोच, पितृसत्तात्मक सोच को बता रहा है कि देखिए शारीरिक आधार पर ही, शरीर रचना संबंधी आधार पर ही ये क्या कर रहे हैं? अंतर कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं कि महिलाएं कमज़ोर होती हैं तो वो शासन नहीं कर सकती, पुरुष उनकी अपेक्षा ज़्यादा मजबूत होते हैं तो वो शासन संचालन करेंगे, ठीक है। तो ये आपको एक बार देख लेना है। फिर है सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया। तो यहाँ पर एक फैक्ट आप यहाँ पर यह गया कि पूरा पढ़ लेते हैं इसको, ये लाइन। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। तो ध्यान ये देंगे कि रजिया सिंहासन पर कब बैठी? रजिया सिंहासन पर कब बैठी? तो बैठी 1236 में। और किसकी बेटी थी? किसकी बेटी थी? तो ये थी इल्तुतमिश की, इल्तुतमिश की, ठीक है। आगे है कि उस युग के इतिहासकार, यानी इसी की बात कर रहा है, 13वीं शताब्दी की बात कर रहा है ये। इस युग के इतिहासकार मिनहाज सिराज, जिसने क्या लिखा था? पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा मिनहाज सिराज ने क्या लिखा था? जिसने लिखा था तबकाक ए नासरी, तबकाक ए नासरी, नासरी, ठीक है, तबकाक ए नासरी, ठीक है। तो ये पुस्तक ध्यान से देखेंगे। ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों में सबसे अधिक योग्य और सक्षम थी। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने माना कि रजिया सुल्तान अपने सभी भाइयों में सबसे योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी, तो ध्यान देंगे, तो ये किसने कहा था? अभी इसको मैं क्वेश्चन बना दूंगी, ठीक है। तो यहाँ कह रहा कि लेकिन फिर भी वह एक नारी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। हालांकि मान तो रहा था लेकिन मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। देखिए 4 साल बाद ही उसको हटा दिया गया था। तो यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन बनाऊँ तो यहाँ पर बनेगा कि दिल्ली सल्तनत के किस इतिहासकार ने रजिया सुल्तान को उनके भाइयों में
सबसे योग्य और सक्षम माना। ठीक है, तो हो जाएगा मिनहाज ए सिराज, मिनहाज ए सिराज। फिर यहाँ पर देखते हैं कि रजिया के बारे में मिनहाज ए सिराज के विचार। तो रजिया के बारे में मिनहाज ए सिराज के विचार क्या थे? तो मिनहाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये भी उसी समाज का हिस्सा बना हुआ है जहाँ पर लोग ऐसी सोच रखते हैं महिलाओं के प्रति। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसीलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? सही बात है, क्या हासिल हुआ? बाद में उसको मार दिया गया। ठीक है, लेकिन आज भी इतिहास में दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका के तौर पर ये जानी जाती है। ठीक है, और सक्षम और योग्य भी मानी जाती है उस चीज़ को लेकर के। और इसके ऊपर क्वेश्चन भी बना हुआ है जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है। इसको हम जब हिस्ट्री ऑप्शनल देखेंगे, जब स्टार्ट करेंगे, तो उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से इसके सारे चीज़ों के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे कि क्या क्या किया इसने। ठीक है, अभी बस यहाँ पर प्री के हिसाब से आप फोकस कीजिए। तो एक तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, और दूसरा आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया था? कथन तो ये किया था मिनहाज उस दे या ए दे, मिनहाज सिराज देता है कहीं कहीं या मिनहाज सिराज देता है। तो आपको ध्यान रखना है ये कथन मिनहाज सिराज का था। फिर आगे है कि रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फैक्ट ये ध्यान रख लेंगे कि इसने एक शासिका के रूप में अपने आप को मतलब वहाँ पर नहीं दर्शाया, अपने आप को सुल्तान शासिका के रूप में अंकित ना करवा करके उसने वहाँ पर यह अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप। ठीक है, यहाँ पर वो बना देगा कि उसने सिक्का चलाया और सिक्कों पर अपने आप को शासिका के रूप में अंकित करवाया। तो ध्यान देंगे शासिका नहीं, वो बेटी बनकर ही उस पर अंकित करवाई। फिर है कि आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट यही है कि वारंगल कहाँ था? तो वर्तमान के आंध्र प्रदेश में था। ठीक है, लोकेशन। दूसरा, वहाँ पर किसका शासन था? तो वहाँ पर काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी, तो आप ध्यान देंगे रुद्रमा देवी किसके समकालीन थी? तो ये थी रजिया के, सुल्तान रजिया के समकालीन। ठीक है, फिर है कि व्यवहार से रजिया का, उस वंश की रानी रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। अब देखते हैं कैसे विपरीत था। यहाँ पर रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुष जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। तो देखिए यहाँ पर, वहाँ पर रजिया ने क्या किया कि अपने आप को सिक्कों पर सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी के रूप में अंकित करवाया। लेकिन यहाँ पर जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है कि ये जो रुद्रमा देवी थी ये अपने आप को अपने अभिलेखों में पुरुषों के नाम से अंकित करवाई। तो ध्यान देंगे यहाँ पर बन जाएगा कि कौन सी, ये ऐसे कर सकते, कौन सी शासिका ने अपने अभिलेखों में खुद को पुरुषों जैसा नाम देकर अंकित करवाया। तो कौन थी? ध्यान देंगे वो थी रुद्रमा देवी। ये मूवी भी एक आई है रुद्रमा देवी, अनुष्का सेन है साउथ की उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर है कि रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में
अपना नाम पुरुष से लिखवाया, अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया, वो सोचती थी कि मैं एक पुरुष हूँ। एक और महिला शासिका थी कश्मीर की रानी रिद्दा। तो किसी को ये पता था कि रजिया और जो रुद्रमा देवी थी इसके समकालीन रानी एक और थी जो थी रानी रिद्दा, और वो कहाँ की थी, तो वो कश्मीर की थी। उसका नाम दीदी से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि रानी रिद्दा कश्मीर की शासिका थी। कश्मीर की शासिका थी जो रजिया सुल्तान और रुद्रमा देवी के समकालीन थी। ठीक है, बस इतना आपको लिखना है। अब यहाँ पर आते हैं दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको समझते हुए चलेंगे। हिस्ट्री ऑप्शनल वाले मैप को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट है, लाहौर कहाँ है, ये सरसूती कहाँ है, हौसी कहाँ है, ठीक है। फिर आपको अगर इसमें और हम देखें तो अजमेर कहाँ है, ग्वालियर कहाँ है, रणथंभौर कहाँ है, बनारस कहाँ है, अवध कहाँ है, और ये लखनऊती कहाँ है। ये इतने इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं। तो आप अभी तो फिलहाल इन्हीं के बारे में देखिए, ठीक है। कच्छ कहाँ है, इन्हीं के बारे में देखिए। बाकी जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आगे और भी चीज़ें घूम फिर करके आएंगी, उसको देखेंगे, ठीक है। फिर है कि भीतरी प्रदेश, यानी यहाँ पर जो शब्दावली दी हुई है एक बार तो इसको देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों रक्षक सैनिकों की टुकड़ियाँ, यानी गैरिसन का मतलब क्या होता है, तो रक्षक सैनिकों की टुकड़ी, ठीक है, के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबद्ध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था, और इसीलिए उन्हें आवश्यक सामग्री रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। फिर है कि दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका विस्तार हुआ गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में। तो ये छोड़ दीजिए, आप कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ लिया हमने एक एक बार इसको। बस यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि भीतरी प्रदेश क्या था, तो किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करे, ठीक है, तो वो था भीतरी प्रदेश। गैरिसन शहर क्या था, तो किले बंद बसाओ जहाँ सैनिक रहते थे। बस ये दो शब्दावलियाँ ध्यान देंगे, बाकी इतनी कहानी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर इसको देखते हैं। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी, संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। छोड़ दीजिए, ये सब भी कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, इसे भी आप छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए। यह है दूसरा विस्तार, सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिणी भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए। तो बस आपको ये इंपॉर्टेंट है कि किसके शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य बनाकर सैनिक अभियान शुरू किया गया था। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूँ तो किस सल्तनत कालीन शासक के शासनकाल में दक्षिण भारत को
लक्ष्य बनाकर आप लोग भी अपना लक्ष्य बनाइए अच्छे से यूपीएससी को और उसको टारगेट कीजिए। लक्ष्य बनाकर सैनिक अभियान शुरू किया। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किया कीजिए, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है, जिस वीडियो को ज़्यादा लाइक मिलेगी ना वो आगे उसी को बढ़ाता है, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। तो जैसे लोग एनसीईआरटी वीडियो सर्च करेंगे तो यदि ज़्यादा लाइक मिला रहेगा तो वो इसी वीडियो को ऊपर बढ़ाएगा। तो बस 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आप लोगों को, बैक जा करके केवल आपको लाइक वाला बटन को दबाना है। तो यह देखते कि सल्तनत कालीन शासक के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य बनाकर सैनिक अभियान शुरू किया गया था। तो वो किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। ठीक है, फिर आगे दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था, छोड़ दीजिए इसको, ये आप देख लेंगे। ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान से संबंधित है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसने कब कब गुजरात पर, ठीक है, ये देखिए चित्तौड़ पर कब किया, रणथंभौर पर। तो ये सारे आप जो सन है ना, एक सन को भी देख लेंगे, क्योंकि ये सन भी इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछ लेता है, क्रम भी पूछ लेता है कि पहले किस पे किया। ठीक है, क्रमानुसार समझाइए, इसको लगाइए। तो आप इसको एक बार देख लेंगे अच्छे से, ये मैप दिया है आपको, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ है 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें, इसकी बात कर रहा है। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को देहली कुहना, पुराना शहर, बस इतना यहाँ पर ये फैक्ट याद रखना है कि देहली कुहना किसे कहते थे, तो पुराने शहर को कहते थे। इस मस्जिद का, यानी इसी का, देहली कुहना का, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खलजी ने और विस्तार किया। ठीक है, मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई। तो ध्यान देंगे कि इसमें किन किन शासकों की भागीदारी रही, तो वो 3 थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। एमबीटी नहीं है यहाँ पर, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं है यहाँ पर, मोहम्मद बिन तुगलक के स्थान पर फिरोज शाह है। तो आपको जब क्वेश्चन बनाएगा ना तो उसमें एमबीटी को कर देगा। मस्जिद, यह अरबी शब्द है, बस आपको यही ध्यान रखना है, बाकी तो आपको सब पता ही है कि मस्जिद में क्या होता है, ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेगमपुरी मस्जिद, यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहां पनाह की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। तो ध्यान देंगे, बस इतना यहाँ से ध्यान देंगे कि जहां पनाह क्या था, तो विश्व की षड्स्थली के नाम से जाना था इसको, जहां पनाह को। और ये बेगमपुरी जो मस्जिद था वो मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में बनाया गया था। फिर दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता है। छोड़ दीजिए, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्री द्वारा बनाई गई, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ध्यान देंगे, मोट की मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी, तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनी थी। और दे देगा सेंटेंस आपको कि मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी द्वारा बनाया गया था। तो ध्यान देना आपको, शासनकाल में तो बना था, लेकिन इसको सिकंदर लोदी ने नहीं बनवाया था, उसके मंत्री द्वारा ये बनवाया गया था। तो ये ध्यान देंगे आप। ठीक है, ये छोड़ दीजिए। जमाली कमाली की मस्जिद, ये भी छोड़ दीजिए, ये सब पढ़ने की आपको ज़रूरत है नहीं। अब सीधा आते हैं प्रशासन पे। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन, ये देखेंगे प्रशासन के बारे में। तो कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों,
तथा प्रशासकों की ज़रूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश, तो ध्यान देंगे दिल्ली के आरंभिक सुल्तान इसी को माना जाता है और वास्तविक सुल्तान भी इसी को माना जाता है। क्यों माना जाता है ये जब उसके आंसर राइटिंग के तौर पर जब देखेंगे इस चीज़ को तब समझेंगे। इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। तो ध्यान देंगे यहाँ पर इल्तुतमिश जो था वो सामंतों और जमींदारों के स्थान पर उस अपने विशेष जो उसके विशेष गुलाम होते थे या सूबेदार होते थे उसे ज़्यादा नियुक्त करना पसंद करता था। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है। ठीक है, तो फारसी शब्द है बंदगा। कौन सा शब्द है, तो ध्यान देंगे ये फारसी शब्द है, फारसी शब्द। और ये बंदगा वही है तुर्काने चहलगामी, तुर्काने चहलगानी, ये वही है बंदगा। ठीक है, तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे इसीलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। तो ध्यान देंगे कि ये जो थे बंदगा, यहाँ पर अगर मैं लिखूं बंदगा तो ये क्या होते थे, सुल्तानों के वफादार होते थे, सुल्तानों के वफादार होते थे। क्यों होते थे, क्योंकि इनको एक तो खरीदा जाता था, ठीक है, और ये इनका कोई नहीं होता था, इनका सुल्तानों के अलावा कोई नहीं होता था। तो इसलिए ये वफादार होते थे क्योंकि ये जानते थे कि अगर हम यहाँ से गए तो हमको और कोई सम्मान देगा नहीं, हमारा परिवार है नहीं। तो इसकी वजह से ये सुल्तानों के प्रति बहुत ही वफादार होते थे। और यही वजह है कि जो इल्तुतमिश था एक तो ये खुद गुलामों का गुलाम था, इल्तुतमिश को ही कहा जाता है गुलामों का गुलाम। गुलामों का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश। ये खुद था क्योंकि इसको ऐबक ने खरीदा था, ऐबक द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा खरीदा गया था, ये खरीदा गया था। ठीक है, तो ये खुद ही गुलाम था, इसलिए ज़्यादा गुलामों को अपने जो प्रशासन है या जो सूबेदार है उसको गुलामों को ही ज़्यादा बनाना पसंद करता था। फिर आगे देखते हैं, बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए ऐबक को, फिर इसको देख लीजिए इल्तुतमिश को। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक परिवर्तन आया है। पहले तो आश्रित का मतलब समझ लीजिए, जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, उस पर निर्भर रहता हो, उसी को कहते हैं आश्रित। जैसे कि अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो अपने माता पिता पे आश्रित हैं, लेकिन जैसे ही आप जॉब में चले जाएंगे, अच्छे पद पे चले जाएंगे, ठीक है, माता पिता बुढ़ापे में आप पे आश्रित हो जाएंगे, कितना अच्छा लगेगा आप लोगों को, कितनी अच्छी फीलिंग आएगी ना। ऐसे लगेगा कि आप एक मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के धन्य हो गए। तो इसलिए कह रही हूँ, यही सब बातें आगे पहुँचाने के लिए बोल रही हूँ कि लाइक कीजिए। तो फटाफट आप लोग लाइक कीजिए वीडियो को। तो यहाँ पर परिवर्तन ये हुआ है, अगर हम परिवर्तन देखें तो परिवर्तन ये हुआ है, परिवर्तन क्या हुआ था कि अभी हमने देखा कि जो ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक का मतलब आप लोग समझ लीजिएगा, ऐबक और इल्तुतमिश ये क्या करते थे कि ये बंदगा का इस्तेमाल करते थे सूबेदारों के पदों पर या राजनीतिक पदों पर नियुक्ति करने के लिए। ठीक है, लेकिन खिलजी और तुगलक ने क्या किया कि अब यहाँ योग्यता के आधार पर निम्न वर्ग के लोगों को
के लोगों को राजनीतिक पद देने लग गए। राजनीतिक पद देने, क्या कह सकते, देना शुरू कर दिया, शुरू कर दिया। तो देख सकते हैं आप। अब भाई यहाँ पर अब कोई ऐसा शब्द यहाँ पर लिखा नहीं है कि योग्यता के आधार पर। अब आप खुद इसे खुद सोचिए इस चीज़ को कि यूपीएससी जो स्टेटमेंट देगा ना आपको, यूपीएससी यही होता है कॉन्सेप्ट, और जिसने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया उसका प्री रुकने वाला नहीं है। तो यूपीएससी इसी के आधार पर कॉन्सेप्ट के साथ देगा कि जो निम्न वर्ग के लोग थे उन्हें ऊंचे राजनीतिक पदों को दिया जाने लग गया उनके योग्यता के आधार पर। अब कोई भी निम्न वर्ग का व्यक्ति है तो उसे, ऐसा तो है नहीं कि निम्न वर्ग में तो बहुत लोग आते होंगे ना, तो ऐसा तो है नहीं कि हर किसी को हम उठा करके राजनीतिक पद पे बिठा देंगे। भाई जो उस योग्य रहेगा, सक्षम रहेगा, उन्हीं को तो उठा करके बिठाएंगे। तो यदि आप इसको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़े हैं, समझे हैं, तो अगर ये सेंटेंस वहाँ पर लिख करके देता है कि योग्यता के आधार पर निम्न वर्ग के लोगों को भी राजनीतिक पद देना शुरू कर दिया, किसने, तो खिलजी और तुगलक वंश के शासकों ने, तो आपका गलत होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आप ध्यान देंगे। सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। वो हम देखेंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। तो देखिए आप, एक यहाँ पर एक और बन गया, वहाँ पर दे देगा यूपीएससी में कि जो गुलाम होते थे वो अपने मालिकों और उत्तराधिकारियों के प्रति क्या होते थे, वफादार होते थे। तो ध्यान रखना है कि अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार होते थे, मगर उनके जो उत्तराधिकारी होते थे उनके प्रति ये वफादार नहीं होते थे। फिर नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तान द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बिठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आ गया कि जो तवारीख होते थे, सीमाएँ तो इनकी है ही, लेकिन यहाँ पर आप इनका सकारात्मक नज़रिया भी दिखा सकते हैं, नज़रिया भी आप बता सकते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण, या कह सकते हैं निष्पक्षता के साथ अपनी बातों को रखे, यहाँ पर आलोचना की है। ठीक है, तो ये आप वहाँ पर दिखा सकते हैं। यहाँ पर है सुल्तान मोहम्मद तुगलक के, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात कर रहा है एमबीटी। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज़ खुमार नामक कलाल, जो अजीज़ खुमार कौन होता था, तो अजीज़ खुमार नामक कलाल जो था शराब बनाने और बेचने वाला होता था। फिरून हज्जाम यानी नाई होता था। मनका तब्बाक नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बिठाया। ये निम्न वर्ग का एग्जाम्पल है, निम्न वर्ग का उदाहरण है। ठीक है, तो बस इसी के संदर्भ में इसको ध्यान में रखेंगे, बाकी रटने की जरूरत नहीं है इसको। फिर अब पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदारों के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाए। तो इक्ता क्या होता था, इक्ता क्या होता था, तो ये भिन्न भिन्न आकार का इलाका होता था, इलाका या क्षेत्र होता था, छोटा बड़ा जैसा भी, कोई फिक्स आकार नहीं होता था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भिन्न भिन्न आकार का इलाका इक्ता कहलाता था, और उन्हें संभालने वाला अधिकारी इक्तादार, तो कहते थे इस पे शासन करने वाला जो होता है इक्तादार, नियुक्त व्यक्ति इक्तादार कहलाता था, इक्तादार कहलाता था। ठीक है, तो यहाँ है
नियुक्त व्यक्ति इक़्तिदार या मुफ्ती, मुफ्ती भी है, ठीक है, इक़्तिदार या मुफ्ती, मुफ्ती आए या इक़्तिदार आए, ये दोनों एक ही होते थे। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, तो मुफ्ती सैनिक अभियानों का भी नेतृत्व करता है, ये ध्यान देंगे। और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है। तो कानून, जाहिर सी बात है, जब सैनिक का नेतृत्व कर रहा है तो कानून और व्यवस्था तो बना के रखा गया, तो सैनिक ही विद्रोह कर देंगे। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरागत से ना चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, तो ध्यान देंगे आप, ठीक है, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन किया गया। इसका मतलब कि इनके शासनकाल में इनका जो पद था, किनका, इक्ता और मुफ्तियों का, तो ये वंशानुगत नहीं था, ठीक है। और ज़्यादा दिन तक ये एक इक्ता पर निर्भर नहीं रहते थे, इनका ट्रांसफ़र भी होता रहता था, जैसे वर्तमान में डीएम। फिर है कि मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखाधिकारी, क्या गजब बात कही है इसने, लेखाधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। कितना बढ़िया है चीज़, ये चीज़ कितना मतलब कंट्रोल करके इन दोनों शासकों ने इनको रखा था। आगे जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे, तो बस यहाँ से आपको ये सब गाथा रटने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान ये रखना है कि 3 तरह के कर होते थे उस टाइम पे। एक तो होता था कृषि पर, जिसे खराज कहते थे, ठीक है, किसान की उपज का लगभग ये 50% होता था, तो ये प्रतिशत भी ध्यान रखेंगे। दूसरा था मवेशियों पर और तीसरा था घरों पर। तो बस यही आपको इतना यहाँ पर देखना है। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत के विजय के तुरंत, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है। अब यहाँ देखते हैं सरदार और उनकी किलेबंदी। तो अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी कभी, तो पहले तो यही ध्यान रखेंगे कि इब्न बतूता एक यात्री था और ये कब आया था, तो ये 14वीं सदी में आया था। दूसरा, ये किस देश का निवासी था, मोरक्को का था। मोरक्को कहाँ है, तो अफ्रीका में है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे इब्न बतूता, इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, ठीक है। मोरक्को कहाँ है, तो ये है उत्तरी अफ्रीका में है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को का निवासी था। और ये 14वीं सदी में भारत आया यात्री था, ठीक है। तो इसने कहा कि चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे, यानी कौन, तो सरदार। कभी कभी बांस के झुरमुटों में, तो ये सब छोड़ दीजिए, बस इतना ध्यान रखना, ये 4 फैक्ट ही हैं इम्पॉर्टेंट, ये बस ध्यान रखेंगे।
चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सासियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया। तो यहाँ पर 3 फैक्ट ध्यान रखेंगे। किसके नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया? तो चंगेज खां के नेतृत्व में। कब किया? तो 1219 में। कहाँ पर किया? तो उत्तरी पूर्वी ईरान में। ये नाम है ट्रांसऑक्सासियाना। ये ट्रांसऑक्सासियाना किसका नाम था? तो ये आधुनिक उज्बेकिस्तान का नाम था। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। और इसने शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा, यानी इन्होंने आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। तो ध्यान दीजिए कि किसके शासनकाल में मंगोलों के आक्रमण ज़्यादा बढ़ गए दिल्ली पर? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। ठीक है, आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। तो यहाँ पर बताया गया है कि इन्होंने कैसे कैसे किया। तो अलाउद्दीन खिलजी का अगर हम देखें तो कह रहा है कि दिल्ली पर 2 बार हमले हुए। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। तो ध्यान देंगे यहाँ पर दे देगा आपको अस्थाई, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर स्थायी है। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? तो मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई। ठीक है, मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना के शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसऑक्सासियाना यानी उज्बेकिस्तान पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। ये इसका आक्रामक कदम था। ठीक है, फिर है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया। नया गैरिसन शहर अब यह क्या किया मोहम्मद बिन तुगलक ने? इसने नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर देहली एकोहना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी में, देखिए कितना बेकार काम किया इसने। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। बताइए उस टाइम की जो जनता होगी वो कितनी परेशान हुई होगी। ठीक है, फिर अब इसको देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने तो सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया गया था। और इधर मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? तो सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके में खाद्यान्न इकट्ठा किया। लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ गया। अब देखिए, एक तो कर लगाया, दूसरा अकाल पड़ गया और लोगों का वैसे ही पेट नहीं भरा, तो इससे भी इसकी काफ़ी आलोचना हुई। ये देखिए दूरदर्शी तो था, ये दूरदर्शी शासक था, ये काफ़ी पढ़ा लिखा भी था, लेकिन जो भी ये नीति बनाता था ना वो गलत टाइम पे बना देता था। फिर है कि सैनिकों को वेतन भी देता था, यानी कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी सैनिकों को वेतन भी देता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यही आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। मतलब कितना बढ़िया काम करता था ये। ठीक है, कि कीमतें बढ़े ना, उसी जितना ही अपने सैनिकों को वेतन दे रहा है उसी वेतन में उनकी जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पूरी हो जाएं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसने बाजार नियंत्रण की नीति क्यों अपनाई थी? कीमतों पर नियंत्रण लागू किया। कीमतों पर नियंत्रण नीति क्यों अपनाया था? तो इसलिए अपनाया था। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा मिलती थी। अब देखते हैं एमबीटी का। तो मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, यानी दोनों ही नगद वेतन देते थे, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई। तो यहाँ पर आपको कि सांकेतिक मुद्रा किसके द्वारा चलाई गई थी? तो वो चलाई गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ये सिक्के धातु के बने होते थे, तो ध्यान देना, आपको कह देगा कि सोने चांदी के बने होते थे, तो ये सोने चांदी के नहीं थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के थे। ठीक है, यहाँ पर दे दिया ये।
14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे। अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचाकर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। देखा कितने चालाक ये लोग भी थे कि अपने सोने चांदी का जो सिक्का बचा लेते थे और इस टोकन के माध्यम से अपना कर चुकाते थे। और कुछ तो इतने चालाक थे कि वो इन सिक्कों का इसका दुरुपयोग करने लग गए, जाली सिक्के ही बनाने लग गए। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। ठीक है, फिर है अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे। बिल्कुल, जब इस तरीके का बना रहा है, इतना मतलब अच्छे से सोच विचार करके बनाया, तो जाहिर सी बात है सफल तो होगा ही। और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत ही प्रशंसा की। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। अब दूसरी तरफ देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। क्यों असफल रहे? क्योंकि वो गलत टाइम पर गलत रणनीति बना देता था। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह से विफल रहा। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। अब बताइए, इतना विशाल सेना खड़ा कर लिया था कि आम जनता को तो पेट भरने के लिए सामान था ही नहीं, और इतना बड़ा सेना खड़ा कर लिया था कि हम जाकर के मंगोलों पर आक्रमण करेंगे और वहाँ पर शासन करेंगे। इसी बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गईं। दौलताबाद ले जाए जाने से लोग बहुत नाराज़ थे। दौलताबाद यानी राजधानी दौलताबाद इसने स्थानांतरित करने किया। तो यहाँ पर भी ध्यान देंगे कि दौलताबाद राजधानी किसने स्थानांतरित की थी, तो वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विशुद्ध जनता बगावत पर उतर आई। अब जाहिर सी बात है, एक तो खाना नहीं है, ऊपर से आप कर लगा रहे हो, जनता खुद पेट नहीं भर पा रही तो कर कहाँ से देगी बेचारी। तो जाहिर सी बात है वो तो बगावत पर उतरेगी ही। और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। बताइए, अब ये भी गया हाथ से। ठीक है, तो इसमें देख लेंगे कि क्या क्या अंतर है, तुलना करके अगर आप इसको याद करेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर यहाँ आते हैं, इस तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाकों को फतेह करने के अभियान की योजना बनाई। अब बताइए कि मतलब ये भूलने वाली बात नहीं है कि सच में मतलब मंगोल से आक्रमण करने के लिए इसने योजना बना ली। किसने, किसके बारे में बात कर रहा है? ये एमबीटी के बारे में बात कर रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बोल रहा है। खिलजी का बल वहीं प्रतिरक्षा पर था, तो मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण पर। तो ध्यान देंगे कि खिलजी का किस पे था बल ज़्यादा, तो प्रतिरक्षा पर था, यानी रक्षात्मक था इसका दृष्टिकोण। और यही मोहम्मद तुगलक मंगोलों पर आक्रमण करने के लिए क्या करना, मंगोलों के विरुद्ध इसका दृष्टिकोण कैसा था, तो सैनिक आक्रमण की योजना बना डाला था इसने आक्रमण करने के लिए। फिर है 15वीं तथा 16वीं शताब्दी की सल्तनत। तो यहाँ पर देखते हैं फैक्ट कुछ इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो तालिका वन को फिर से देख, आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए। उनकी राजधानियां समृद्ध थीं और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूर ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से, छोड़ दीजिए, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर, इसको छोड़ दीजिए। इसमें बस आपका एक फैक्ट इम्पॉर्टेंट है कि शेरशाह जो सूरी था उसने मुगल सम्राट हुमायूं को परास्त किया था और दिल्ली पर अधिकार किया और स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। यानी सूर्यवंश की स्थापना किसने की थी, तो शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है, और इसने मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया था। बाकी ये सब ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसको तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना, ये हमारे किसी भी काम का नहीं है। पता नहीं एनसीईआरटी में इसको क्यों दे दिया गया है। अब देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चनों पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से हमको प्रैक्टिस करने में बड़ा मज़ा आता है कि क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। तो इसको देखते हैं एक बार।
दिल्ली में पहले पहल किसने राजधानी स्थापित की? तो हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा किसने किया था, तो तोमरों ने किया था, तोमरों ने। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? ये भी देख लिया हमने, क्या था? फारसी था। फारसी में तवारीख जो थे वे लिखा करते थे ग्रंथों को। फिर एक किसके शासनकाल के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? तो अभी हमने देखा, एक तो था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, और दूसरा था एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। फिर इब्न बतूता किस देश से भारत में आया था? तो अभी हमने देखा कहाँ से आया था, मोरक्को से, जो कहाँ है, उत्तरी अफ्रीका। ठीक है। फिर न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था? तो ये बिल्कुल कॉमन सा वो है, कॉमन परिभाषा है इसका, क्यों जरूरी था। तो जान सकते कि कृषि करते थे किसान, फिर कर चुकाते थे जिससे राजस्व बढ़ता था। ठीक है। और इसी से वो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाता था। ठीक है, इसलिए ये जरूरी था। सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? तो पहले तो देखते हैं भीतरी। तो भीतरी क्या था? तो ये था गैरिसन, गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित, गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि की बात कर रहा है, स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति, क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना, यह था भीतरी सीमा। और बाहरी सीमा, ये दिल्ली से सुदूर क्षेत्रों में स्थित सीमाओं से था, यानी कह सकते हैं स्थित दक्षिण भारत से था, दक्षिण भारत से था। फिर है कि मुफ्ती अपने कर्तव्यों का पालन करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए? आपके विचार में सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके क्या कारण थे? तभी हमने देखा लेखा, यानी कह सकते कैग का, कैग की नियुक्ति हुई थी। ठीक है। मुफ्ती जो रकम वसूल करते थे लोगों से, किसानों वगैरह से, तो उनके हिसाब किताब के लिए इनकी नियुक्ति हुई थी। फिर कर इतना ही वसूले, कर इतना ही वसूले जितना तय किया गया हो, जितना तय हो। ठीक है। फिर पद वंशानुगत ना हो इनका, फिर इनका स्थानांतरण होता रहे, होता रहे, या फिर कह सकते हैं एक ही इक्ता पर ज़्यादा दिन तक इनका नियंत्रण ना हो, नियंत्रण ना हो। तब देख सकते हैं ये सारे चीज़ थे, ये अपने कर्तव्यों का पालन करें, ये सारी चीज़ें इनके द्वारा, इनके लिए सुनिश्चित की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा? इसको देखते हैं एक बार हम। अच्छा, ये देख लेंगे आप, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द हैं। एकता का मतलब समझ ही गए होंगे, तारीख या तवारीख। ठीक है। फिर गैरिसन, मंगोल, लिंग और खराज। तो ये सारी चीज़ें आप इस शब्दावली के बारे में अच्छे से एक बार देख लेंगे, क्योंकि कभी कभी उठा करके शब्दावली भी डाल देता है कि इसका मतलब क्या है। वैसे तो आप कर ही ले जाएंगे, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पर पढ़े भी हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और एमबीटी ने एक विशाल सेना खड़ी कर ली, एक विशाल सेना खड़ी की।
ठीक है, मंगोलों के आक्रमण के डर से ही। और फिर इनको नगद वेतन देना स्टार्ट कर दिया, इक्ता ना देकर। इक्ता ना देकर, बस इतना ही ध्यान रखिए। फिर इसमें देखते हैं कि क्या आपकी समझ में तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देते हैं? तो नहीं देते हैं, क्योंकि तो शहर में रहते थे ना। नहीं, क्योंकि ये शहरों में रहते थे, तो ये गांव के बारे में क्या जानेंगे। और इनके जो लेखन था, वो लेखन जो ये लिखते थे उसमें तो राजाई केंद्र में होता था। ठीक है, फिर अगला है कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थी। क्या आपको लगता है कि आज महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है? बिल्कुल। उस टाइम की अपेक्षा तो आज ज़्यादा ही आसानी से तैयार किया जाता है ना, इसके बारे में आप लोग खुद ही लिखिएगा। फिर दिल्ली के सुल्तान जंगलों को क्यों कटवा देना चाहते थे? क्या आज भी जंगल उन्हीं कारणों से काटे जाते हैं? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, उस टाइम पे लोग जंगलों को क्यों कटवाते थे? तो ज़्यादातर सैनिक छावनियाँ डालने के लिए, सैनिक छावनी डालने हेतु। ठीक है, और आज अगर हम देखें तो कारखाने बनाना हो, ठीक है, उद्योग लगाना हो, कृषि विस्तार करनी हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से ये सब छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से ये हमारा तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया 7th क्लास के एनसीईआरटी का। बाकी हम देखेंगे आगे चौथे चैप्टर मुगल साम्राज्य, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।